आज हम लोग कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर का रासायनिक संयोग के मूल नियम पढ़ेंगे। फंडामेंटल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रासायनिक संयोग के मूल नियम। रासायनिक संयोग के मूल नियम 5 हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इसी को द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। अगला है दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। चौथा है तुल्य अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और पांचवा है गैलू-सैग का गैसीय आयतन नियम। इसमें से पहला नियम हम लोग पढ़ रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लोमोनोसाव नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यह नियम क्या है? जैसा कि नाम से ही अर्थ निकल रहा है, द्रव्यमान संरक्षण, यानी यहां पर रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों का जो द्रव्यमान होता है वह स्थिर रहता है। यानी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। इसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इसी को द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। क्योंकि जो परमाणु होता है वह नष्ट नहीं होता, अभिकारक में भी रहेगा उतना ही उत्पाद में भी रहेगा। तो ये कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हम इसको परिभाषित ऐसे भी कर सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों का कुल द्रव्यमान स्थिर रहता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे एग्जांपल कोई भी देखिए, आपका AgNO3 और धन NaCl क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा AgCl सफेद अवक्षेप धन NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब यहां पर सिल्वर नाइट्रेट का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो सिल्वर का परमाणु भार होता है 108, नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, ऑक्सीजन का 16, तो 16 या 48, 48 और 14 62 और 108 तो 170। तो सिल्वर नाइट्रेट टोटल हो गया 170 ग्राम। NaCl सोडियम का परमाणु भार 23, क्लोरीन का 35.5, तो ये हो जाएगा 58.5 ग्राम। इधर AgCl बन रहा है तो इसका अणु भार लेंगे तो 108 और क्लोरीन का 35.5, तो 35 और 8 43 होता है, 143.5 ग्राम। और सोडियम नाइट्रेट 16 या 48 14 62 और 23 62 और 23, तो ये हो जाएगा 85 ग्राम। अब यहां पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम से अब ये देखिए हमारे अभिकारक हैं और एरो के बाद वाला ये पदार्थ हमारा उत्पाद है, प्रोडक्ट है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। तो यहां पर आप देखिए अभिकारकों का द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा 170 धन 58.5, तो ये हो जाएगा 0.5 8 और 5 7 5 12 को 2 हासिल 1 और 1 2 228.5 ग्राम। उत्पादों का कुल द्रव्यमान देखिए
उत्पादों का कुल द्रव्यमान, तो 143.5 अधन 85, तो इसको जोड़ेंगे तो 0.5 और 3 और 5 8 और 4 और 8 12 को 2 हासिल 1 और 1 228.5 ग्राम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभिकारक का द्रव्यमान 228.5 ग्राम और उत्पाद का द्रव्यमान भी 228.5 ग्राम है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान, और ये है 228.5। तो यह जो एग्जाम्पल है यह आपके द्रव्यमान संरक्षण नियम की पुष्टि करता है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है तो द्रव्यमान संरक्षण नियम की पुष्टि करता है। अगर आप प्रयोग करना चाहें तो प्रयोग करके भी देख सकते हैं। एक लैंडार्ट प्रयोग होता है, उसमें यच आकार का एक उपकरण होता है कांच का, उसमें एक तरफ हम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ले लेते हैं रंगहीन पानी जैसा, एक तरफ जो है NaCl का विलयन ले लेते हैं रंगहीन पानी जैसा। दोनों भरने के बाद हम उसको तौल लेते हैं, वजन हमको मिल गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसको पकड़ करके हिला देते हैं, तो हिलाने पर दोनों विलयन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, क्रिया होती है और सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है। दही जैसा उसमें सफेद सफेद दिखेगा, देखने से लगेगा कि क्रिया हुई है, यानी क्रिया हुई है तो उत्पाद बना है। अब उत्पाद बनने के बाद फिर से हम तौलते हैं उस उपकरण को, तो जितना क्रिया के पहले उसका वजन था उतना ही क्रिया के बाद भी रहता है, जिससे सिद्ध होता है कि अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान क्या है, बराबर है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको दिया था प्रूस्ट नामक वैज्ञानिक ने, या इसी को प्राउट भी कहते हैं, प्रूस्ट या प्राउट दोनों नाम पढ़ा जाता है। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, प्रत्येक यौगिक में तत्वों का भारात्मक अनुपात सदैव स्थिर रहता है। यही जो है स्थिर अनुपात का नियम। कोई भी यौगिक है, उस यौगिक में जो भी तत्व भाग ले रहे हैं उनका भारात्मक अनुपात सदैव स्थिर रहता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात निकालें तो कार्बन संबंधी ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा, कार्बन का एक परमाणु है तो इसका भार हो गया 12 ग्राम और ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूनी 32, तो कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 12 संबंध है 32, या इसको सरल करें तो 4 तिहाई 12 4 अठे 32, 3 संबंध है 8 अनुपात। यानी अगर किसी यौगिक में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3 संबंध 8 है भार के अनुसार, तो वह यौगिक क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यह स्रोत पर निर्भर नहीं करता है कि किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, चाहे कार्बन को वायु में जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएं, चाहे चूना पत्थर होता है CaCO3, इसको दहन करें, हम गर्म करें, इसका अपघटन करें तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो किसी भी स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड है तो निश्चित रूप से उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात कितना होगा, 3 संबंध 8 होगा और वो कहलाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल जैसे H2O आप ले सकते हैं, तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात निकालें तो हाइड्रोजन 2 ग्राम है और ऑक्सीजन 16 ग्राम है, 2 संबंध 16, यानी हल करेंगे तो सरल करेंगे तो 1 संबंध 8। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भार के अनुसार 1 संबंध 8 अनुपात में होंगे तो वह यौगिक कहलाएगा जल। अर्थात प्रत्येक यौगिक में तत्वों का भारात्मक अनुपात सदैव स्थिर रहता है, वो कहीं का भी जल हो, अगर जल है तो H2O सूत्र होगा, H2O होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1 संबंध 8 होगा। अब इसके बाद अगला हम लोग नियम पढ़ेंगे, तीसरा नियम है
गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम दिया था डाल्टन ने। डाल्टन ने इस नियम को दिया था गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। गुणित अनुपात का नियम तीसरा है। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है? जब दो तत्व परस्पर क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करता है एक सरल अनुपात में होता है। फिर से सुन लीजिए, जब दो तत्व परस्पर क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करता है एक सरल अनुपात में होता है। यानी यहां पर केवल दो तत्व होंगे, एक तत्व का भार भिन्न भिन्न होगा, एक तत्व का भार निश्चित होगा, तो निश्चित भार वाले से जो दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न भार संयोग किया है, यदि उस भिन्न भिन्न भार में हम अनुपात निकालें तो कैसा आएगा? एक सरल अनुपात आएगा। उसी को कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं, ये संयोग करके यौगिक बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन संबंधी ऑक्सीजन देखेंगे तो कार्बन का भार 12, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन संबंधी ऑक्सीजन देखेंगे तो कार्बन हो जाएगा 12, ऑक्सीजन हो जाएगा 16 दूनी 32। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर कार्बन का देखिए 12 ग्राम और इस यौगिक में भी कार्बन का 12 ग्राम। तो एक तत्व का भार क्या हो गया? दोनों यौगिकों में निश्चित हो गया। अब दूसरा तत्व ऑक्सीजन है तो पहले वाले यौगिक में ऑक्सीजन 16 ग्राम और दूसरे वाले में 32 ग्राम है। तो इस भिन्न भिन्न भार में, यानी ऑक्सीजन का जो भिन्न भिन्न भार है, ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न भार में हम अनुपात निकालेंगे तो यहां पर एक सरल अनुपात आना चाहिए। तो ये आएगा 16:32, यानी इसको हल करेंगे तो 1:2 एक सरल अनुपात है। तो यह आंकड़ा जो है गुणित अनुपात नियम की पुष्टि करता है। गुणित अनुपात के नियम में एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले यौगिक। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं, इनसे मिलकर के देखिए ये 5 यौगिक हैं। N2O इसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के भारों में अनुपात देखिए तो N2O में नाइट्रोजन के 2 परमाणु, तो इसलिए इसका भार 28 हो गया। एक ऑक्सीजन है 16, 28:16। NO में नाइट्रोजन एक परमाणु है तो इसका भार 14, ऑक्सीजन 16, तो 14:16। N2O3 में नाइट्रोजन 2 परमाणु है तो 28 भाग हो गया और ऑक्सीजन 16 या 48, इसमें 14:32 और इसमें N2O5 में 28:80। अगर हम नाइट्रोजन के भार को निश्चित करें तो 28 वाले को अगर हम 14 करते हैं तो पूरे को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 28:16 को हम लिख सकते हैं 14/8। ये 14/16 अपनी जगह पर रहेगा। 28/48 को हम 14/24 लिख सकते हैं 2 से डिवाइड करके। 14/32 को वही रहने दीजिए।
28 संबंध 80 को हम 2 से डिवाइड कर दे तो 14 संबंध 40। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यह जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का भार देखिए सब में 14 14 आ गया, यानी नाइट्रोजन का भार क्या हो गया, निश्चित हो गया। परिभाषा हमारी कहती है कि जब दो तत्व परस्पर सहयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करता है एक सरल अनुपात में होता है। तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन के भार भिन्न भिन्न है, लेकिन नाइट्रोजन का भार हर जगह 14 ग्राम हो गया। तो इस नाइट्रोजन के निश्चित भार से संयोग करने वाले ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न भारों में अनुपात निकालें तो 8 संबंधे 16 संबंधे 24 संबंधे 32 संबंधे 40, यानी सरल करने पर 1 संबंधे 2 संबंधे 3 संबंधे 4 संबंधे 5 आएगा। यह एक सरल अनुपात है, अतः ये आंकड़े गुणित अनुपात नियम की पुष्टि करते हैं। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। चौथा हम लोग का है तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इस नियम को प्रतिपादित किया था जे.बी. रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने। यह नियम क्या है, जिस भारानुपात में दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं उन तत्वों में परस्पर संयोग होने पर वे उसी अनुपात में संयोग करते हैं। जैसे देखिए यहां पर 3 तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया गया है। यहां हम मान लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग तत्व हैं और तीसरा तत्व हमारा कार्बन है। तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ संयोग करके CH4 बना रहा है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ संयोग करके CO2, तो अलग अलग पदार्थ बन गए। अब CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात देखिए 12 संबंधे 4, CO2 में कार्बन ऑक्सीजन तो एक कार्बन है तो 12, दो ऑक्सीजन के परमाणु है, परमाणु भार 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात 12 संबंधे 32, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात 12 संबंधे 4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है कार्बन के निश्चित भार से संयोग कर रहे हैं। अब निश्चित भार से संयोग कर रहे हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों में जब परस्पर संयोग होगा तो वे उसी अनुपात में, यानी किस अनुपात में संयोग करेंगे, 4 संबंधे 32। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में संयोग होने पर अनुपात क्या होगा, अनुपात होगा 4 संबंधे 32, 4 संबंधे 32 यानी 1 संबंधे 8, यह अनुपात होना चाहिए। और यहां देखिए H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2 संबंधे 16, या इसको सरल करेंगे तो 1 संबंधे 8। तो नियम कह रहा है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करेंगे तो 1 संबंधे 8 अनुपात में करना चाहिए, और यहाँ संयोग करके H2O बना है और यहाँ अनुपात 1 संबंधे 8 है। अतः ये आंकड़े, यह उदाहरण तुल्य अनुपात नियम की पुष्टि करता है। इसके बाद अगला नियम है गेलुसैक का गैसीय आयतन नियम। गेलुसैक का गैसीय आयतन नियम, गेलुसैक का गैसीय आयतन नियम कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैसीय पदार्थों के आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। यदि अभिकारक गैसीय हो और उत्पाद भी गैसीय हो तो अभिकारकों और उत्पादों के आयतनों में भी एक सरल अनुपात होता है। यानी यहां केवल और केवल गैसीय पदार्थ के आयतन में
अगर उस क्रिया में ठोस द्रव बन रहा है तो उसमें नहीं लिया जाएगा, केवल गैसीय पदार्थ के आयतन में सरल अनुपात होता है। जैसे एक एग्जांपल देख रहे हैं, हाइड्रोजन की क्लोरीन से क्रिया करा करके HCl गैस बनाया जा रहा है। ये सभी गैसीय रूप में है, यहाँ सभी अभिकारक सभी उत्पाद गैस है, तो सबके आयतन में अगर हम अनुपात देखेंगे तो एक सरल अनुपात आएगा। अब इस क्रिया में एक अणु हाइड्रोजन है यानी एक मोल है, अर्थात हम एक आयतन कह सकते हैं। एक मोल क्लोरीन है तो इसको एक आयतन कह सकते हैं। दो अणु यानी 2 मोल HCl है, इसको हम 2 आयतन। यानी यहां पर हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl गैस के आयतन में क्या संबंध हुआ? एक संबंधे 2। यह एक सरल अनुपात है जो गेलुसे के गैसीय आयतन नियम की पुष्टि करता है। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि 20 मिली HCl गैस बनाने के लिए कितने मिली हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता होगी, तो इसी नियम पर निकालेंगे। चूंकि यहाँ रेशियो 1:1:2 है, तो 20 मिली HCl गैस बनाना है तो इसके लिए कितना मिली हाइड्रोजन चाहिए? 10 मिली। 10 10 और ये दूना है 20। इसी तरह से एक एग्जांपल और आप देख सकते हैं, इस क्रिया को जानते हैं। यह क्रिया है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और अमोनिया गैस। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बन रही है। यहां पर आयतन में अनुपात निकाला जाए तो नाइट्रोजन का एक अणु है तो ये हो जाएगा 1 आयतन। हाइड्रोजन का 3 अणु है तो यह हो जाएगा 3 आयतन। और अमोनिया 2 अणु बन रहा है तो ये हो जाएगा 2 आयतन। यानी नाइट्रोजन संबंधे हाइड्रोजन संबंधे अमोनिया, इसमें हम रेशियो निकालें तो ये आएगा 1:3:2। यह आयतन में अनुपात हो गया, यह एक सरल अनुपात है। अब यहां पर आपका सवाल पूछ देगा, अब आप देख रहे हैं कि 2 आयतन अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन 3 आयतन चाहिए, नाइट्रोजन 1 आयतन चाहिए। सवाल दे देगा कि 20 लीटर अमोनिया बनाने के लिए कितने लीटर हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता होगी? 20 लीटर अमोनिया बनाने के लिए। तो यहां पर देखिए 2 आयतन है तो यहां पर 20 लीटर अमोनिया बनाना है। तो 2 से 20 आपने 10 गुना किया, सबको 10 गुना कर दीजिए। तो ये 3 आयतन है तो 30 लीटर, ये 1 आयतन है तो 10 लीटर। यानी 20 लीटर अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए? 30 लीटर। अगर नाइट्रोजन पूछता तो 10 लीटर, या ये कहता कि 10 लीटर नाइट्रोजन और 30 लीटर हाइड्रोजन से कितने अमोनिया बनेगी? तो 20 लीटर। बस रेशियो पर निकाल देना 1:3:2। ये कहलाता है गेलुसे का गैसीय आयतन नियम। तो ये हम लोग का पूरा डिटेल रहा रासायनिक संयोग के मूल नियम। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना। अगली टॉपिक है मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट। पिछली कक्षाओं में आप मोल की परिभाषा पढ़े हुए हैं, फिर एक बार यहां पर आप देख सकते हैं एक मोल किसे कहते हैं? किसी पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं जितने कण पाए जाते हैं उसे उस पदार्थ का एक मोल कहते हैं। कण का तात्पर्य यहां परमाणु से है, अणु से है, आयन से है, इलेक्ट्रॉन से। जैसा लेंगे उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं, तो वह कहलाता है एक मोल। मोलों की संख्या निकालने के लिए हम लोग फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि पदार्थ है तो उस पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार, या पदार्थ की मात्रा में कणों की संख्या दिया हो कितने कण हैं
तो उसमें कितने मोल हुए, तो उस कणों की संख्या में 6.02 गुणे 10 घाते 23 से भाग देते हैं। यह जो संख्या होती है यह कहलाती है एवोगैड्रो संख्या। प्रयोग द्वारा यह पाया गया कि कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में कार्बन के कितने परमाणु पाए जाते हैं, तो ये निकल करके आया 6.02 गुणे 10 घाते 23। और अमादियो अवोगाद्रो के नाम पर इस संख्या का नाम रख दिया गया अवोगाद्रो संख्या या एवोगैड्रो संख्या। अगर पदार्थ आपका परमाणु के रूप में है या कोई तत्व है या परमाणु है, यहां मोलों की संख्या निकालनी हो तो वहां उस तत्व के या परमाणु के द्रव्यमान में उसके परमाणु भार से भाग करते हैं। चूंकि यहाँ पदार्थ लिया गया है वो अणु के रूप में है, तो यहाँ अणु भार से डिवाइड किए हैं तो आपको मोल मिल जाएगा। अब देखिए, यदि पदार्थ हमारा 1 मोल है तो 1 मोल का एसटीपी पर या एनटीपी पर जो आयतन होता है 1 मोल गैसीय पदार्थ का एसटीपी या एनटीपी पर आयतन कहलाता है मोलर आयतन। चूंकि 1 मोल आपका पदार्थ है तो उसका आयतन कहलाता है मोलर आयतन। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप दाब या मानक ताप दाब कहते हैं। ये जो मानक ताप होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 273 केल्विन होता है। दाब आपका एक वायुमंडल होता है, तो उसी को एसटीपी या एनटीपी कहते हैं। तो एसटीपी या एनटीपी पर प्रत्येक गैस के 1 मोल का आयतन निश्चित होता है, वह मोलर आयतन कहलाता है और वह होता है 22.4 लीटर। और किसी पदार्थ के 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है वह कहलाता है मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। और यह जो मोलर द्रव्यमान है यह पदार्थ के अणु भार के बराबर होता है। मोलर द्रव्यमान माने क्या हो गया, अणु भार हो गया, इसको मॉलिक्यूलर वेट कह सकते हैं। और 1 मोल में कितने कण पाए जाते हैं, अगर वो परमाणु है तो उतने परमाणु, अणु के रूप में है तो इतने अणु, 1 मोल आयन है तो इतने आयन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो इतने आयन। अवोगाद्रो संख्या के बराबर 6.02 गुणे 10 घाते 23 इतने पाए जाते हैं। तो अब इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं इस तरह से। देखिए, 1 मोल का आयतन मोलर आयतन यानी 22.4 लीटर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई गैस एसटीपी पर 22.4 लीटर है तो उसमें कितने मोल होंगे, 1 मोल हो जाएगा ना। जब ये इतने के बराबर तो ये इतने के बराबर। उसी तरह से 1 मोल में इतने कण तो इतने कणों में कितना मोल, 1 मोल हो जाएगा। 1 मोल का द्रव्यमान अणु भार के बराबर, तो किसी पदार्थ के अणु भार में कितने मोल होंगे तो उतनी मात्रा लेंगे तो कितना मोल, 1 मोल हो जाएगा। और 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर, 1 मोल का द्रव्यमान अणु भार के बराबर, तो अणु भार जितनी मात्रा लेंगे तो उसमें कितना आयतन होगा एसटीपी पर, मोलर आयतन। और इतने का द्रव्यमान कितना होगा, अणु भार के बराबर हो जाएगा। और इतने कणों का आयतन कितना होगा, यह भी हो जाएगा 22.4 लीटर। और इतने आयतन में कितने कण होंगे, कितने कण हो जाएंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल दे दिया कि 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 अणुओं की संख्या बताइए। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 अणुओं की संख्या बताइए कितना होगा।
तो अब आपको अणुओं की संख्या निकालना है तो मोल कॉन्सेप्ट से ही निकालेंगे। तो पहले 11 ग्राम CO2 में मोल निकालेंगे, CO2 के मोलों की संख्या। तो CO2 का भार 11 ग्राम, बटे अणु भार, CO2 का अणु भार, कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का 16, दो परमाणु है, 16 दूनी 32, 32 12 44, तो यहां पर हो जाएगा 44, यानी 1/4, यानी 0.25 मोल। तो कार्बन डाइऑक्साइड 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या हम निकाले 0.25 मोल। और हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर पदार्थ 1 मोल होगा तो उसमें कितने कण होंगे, एवोगैड्रो संख्या के बराबर 6.02 × 10⁻23, यानी 1 मोल में इतने कण, तो 0.25 मोल में कितने CO2 हो जाएंगे, 0.25 से गुणा कर देंगे। तो लिख सकते हैं इसलिए 0.25 मोल CO2 में, अब चूंकि ये अणु के रूप में है तो अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या बराबर, तो ये हो जाएगा 0.25 गुणे एवोगैड्रो संख्या 6.02 × 10⁻23। हल कर लेंगे, 25 दूनी 50, 5, 25 छके 150, तो 2 2 4, तो यहां पर 1.505 गुणे हो जाएगा 10⁻23 CO2। देखिए यहां पर ये 1.505 × 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड अणु आ गया। इसी पर सवाल और बढ़ सकता है, अगर पूछ देता कि 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन परमाणुओं की संख्या बताइए, तो परमाणु निकालना है तो डायरेक्ट परमाणु नहीं निकलेगा, पहले आपको अणु निकालना होगा। अणु निकल गया, उसके बाद आप ये देखते कि CO2 के एक अणु में कार्बन का एक परमाणु होता है, इसलिए इतने अणु में कार्बन के इतने ही परमाणु होंगे। अगर ऑक्सीजन परमाणु पूछता तब आप लिखते अणु निकालने के बाद कि चूंकि CO2 के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, इसलिए इतने अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, तो फिर इसमें 2 से क्या करते, गुणा करते, दुगना हो जाता। अगर 11 ग्राम CO2 में इलेक्ट्रॉन पूछता तो पहले आप अणुओं की संख्या निकालते और उसके बाद एक अणु में इलेक्ट्रॉन निकालते। एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे CO2 के, तो एक कार्बन परमाणु है, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 16 6 22, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 22 इलेक्ट्रॉन। तो इतने अणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अब इतने में 22 से गुणा कर लेते। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आपको मोल निकालना है। मोल के बाद अणु निकाल लिया, उसके बाद जो भी पूछ रहा है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं।